नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 बेहद अहम जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी सोशल मीडिया के वीडियोस देखते हुए आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। यूट्यूब में इतने सारे चैनल से इतने सारे वीडियोस हैं, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, कौन सी जानकारी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है, ये आप सोचते होंगे। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा उपाय बता दूं। जब भी आप वीडियोस देख करके खत्म करें तो इस बात को अपने जहन में जरूर एनालिसिस करें कि उस वीडियो पर आपके लिए क्या जानकारी थी। क्या कोई जानकारी ऑथेंटिक थी? क्या डॉक्यूमेंट्स के बेस पर थी, आपसे जुड़ी हुई थी, या कोई लाइव एग्जाम्पल के साथ जानकारी थी? इन बातों को जब एनालिसिस करेंगे, या तो फिर कहीं 18 महीना डीएडीआर का सगुफा तो नहीं था उसके अंदर। इस तरीके की बातों को जब आप खुद ही एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पर आपको जुड़े रहना है, कौन से वीडियोस आपको देखना है, कौन से नहीं देखना है। तो इन बातों को एनालिसिस करते हुए, क्योंकि दोस्तों समय बदल रहा है और आपको सटीक जानकारी के साथ अगर रहना है तो इन बातों को समझने की परख आपके अंदर होनी जरूरी है। चलिए, ये एक छोटा सा उपाय आपके लिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के 4 जानकारियों की ओर। सबसे पहले तो दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लेकर शेड्यूल के मुताबिक आज 11 बजे से मीटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, और ये मीटिंग बेहद अहम है दोस्तों। इस मीटिंग के ऊपर अपडेट्स जैसे आएगा आपको जानकारी देंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। सभी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए बता रहा हूं, और खास करके आपकी उम्र अगर 60 से 80 के बीच में है तो आपको तो और ज्यादा इन बातों को ध्यान रखना है जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट से या तो फिर कैलकुलेशन शीट से अगर कोई आपको मना कर देता है, चाहे पीओआर हो चाहे सीपीपीसी हो, तो इसको लेकर के एक जबरदस्त रूलिंग है। जी हां, आपको मना नहीं किया जा सकता, आपको यह बताया नहीं जा सकता कि हमने डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इसको लेकर पीसीडीए के एक लेटर के बेस पर एक जानकारी सामने आई है दोस्तों। क्या बोलते हैं रूलिंग्स इसको लेकर के, वो भी आगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सेप 1 रिटायर हुए हैं, यानी कि आप कोई मेडिकल कैटेगरी के बगैर भी रिटायर हुए हैं, तब भी हो सकता है आपके लिए मेडिकल पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो। जी हां, ऐसा ही मान्य कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के बेस पर यह भी जानकारी आगे आपको दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर अभी भी आप सैनिक पाठशाला के वीडियोस बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सैनिक पाठशाला से मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जब रूल्स पता हो तो आप भी सीपीपीसी पीओआर की बोलती बंद कर सकते हैं। अहम जानकारी जो हमेशा काम आएंगे। जी हां दोस्तों, कभी भी जब आपको एरियर का भुगतान हुआ या कोई एंटाइटलमेंट आपको मिला, आपको लगता है कि सही नहीं मिला, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, तब आप कैलकुलेशन शीट या ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांगते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको मना कर दिया जाता है कि हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस डिस्ट्रॉय करने को लेकर के रूलिंग क्या है, क्या बोलते हैं रूल्स, उसको समझना आपके लिए जरूरी है। चलिए लेटर्स देखते हैं और कुछ दस्तावेज देख करके समझते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, पीसीडीए का लेटर 15 अक्टूबर 2025 का लेटर, ये बहुत सारे पेंशनर्स की समस्या का समाधान का रास्ता खोलने वाला लेटर है। जी हां, ये लेटर पीसीडीए ने सीपीपीसी को लिखा है और सीपीपीसी को आईना दिखाते हुए ये लेटर लिखा गया है दोस्तों। जब सीपीपीसी ने पेंशनर को ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट देने से मना किया, तब ये लेटर पीसीडीए ने सीपीपीसी को लिखा है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेंशनर को गलत एरियर का भुगतान किया जाता है, तो उसको लेकर के जब पीओआर हो, सीपीपीसी हो, उनसे जब पेंशनर्स गुहार लगाते हैं कि भाई हमारा एरियर का आप कैलकुलेशन शीट दे दीजिए, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट दे दीजिए, तब पेंशनर को मना कर दिया जाता है। बोला जाता है कि हम तो 5 ही साल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, 3 ही साल रखते हैं, 10 ही साल रखते हैं, बाकी हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उस विषय को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी इस लेटर के द्वारा सामने आई है, जहां पर सीपीपीसी को पीसीडीए ने बोला कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, और उसका रूल क्या है वो भी समझाया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, with reference to above please refer to action history serial number 11 of the EBIT grievance and your letter dated 11 August 2025 wherein it has been confirmed by you that your bank is unable to prepare a due drawn statement from January 2006 onwards। यानी कि
आपको आपने जो जवाब दिया है उसका संदर्भ में जो आपने एक जवाब दिया है कि आप पेंशनर को ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट 1 जनवरी 2026 के बाद का नहीं दे सकते, उसके संदर्भ में हम बताना चाहते हैं आगे क्या बताया गया। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट रिटेंशन पीरियड ऑफ पेमेंट रजिस्टर इज फॉरएवर एज पर अपेंडिक्स 24 ऑफ पैरा 128 ऑफ डीपीपीआई 2013। यानी कि दोस्तों डीपीपीआई 2013 जो होता है डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन 2013, ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के बेस पर इसका अपेंडिक्स 24 पैराग्राफ 128 ये बोलता है कि पेमेंट का जो रजिस्टर है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको फॉरएवर यानी कि जिंदगी भर संभाल के रखा जाना है। तो ऐसे में आप अगर 1 जनवरी 2006 के बाद का हमारे पास ड्यू ड्रॉन बनाने का कोई डाटा नहीं है बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, पीओआर भी मना कर देता है कि हम 5 साल ही रखते हैं, लेकिन बेशक फाइलें डिस्ट्रॉय हो गई हो लेकिन रजिस्टर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब ये डीपीपीआई 2013 का पैराग्राफ 128 का अपेंडिक्स 24 क्या बोलता है वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यही है वो डॉक्यूमेंट जिसको डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन 2013 कहा जाता है, यानी कि डीपीपीआई 2013। अब इसका पैराग्राफ नंबर 128 का जो अपेंडिक्स 24 है वो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स कब तक जो है रिटेंशन किए जाने चाहिए। ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि कई बार पेंशनर्स को मना कर दिया जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए पैराग्राफ जो पैराग्राफ 128 का अपेंडिक्स 24 है जिसका पेज नंबर 203 में ये है। अब देखिए यहां पर कहा गया है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कब तक जो है रिटेंशन किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड्स को कब तक जो है प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। देखिए जो नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, पेंशन के एरियर से जुड़े हुए फाइल्स होते हैं वो 3 साल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिसलेनियस जो फाइल्स होते हैं वो भी 3 साल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट फाइल्स होते हैं वो भी 5 साल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो पेमेंट रजिस्टर होता है वो फॉरएवर रहता है, यानी कि जिंदगी भर रहता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये देखिए साफ साफ है, इसी के बारे में वो जानकारी दी गई थी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श माइग्रेशन का डिटेल्स जरूर चेक करें, नहीं तो नहीं बढ़ेगा आपका 20% पेंशन। जी हाँ दोस्तों ये खास करके आपकी उम्र से अगर 60 साल से 80 साल के बीच में है तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब सीपीपीसी से डीपीडीओ से हमारा माइग्रेशन स्पर्श में हुआ तो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि उन गड़बड़ियों को धीरे धीरे सही किया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स का डाटा में गड़बड़ी है। तो ऐसे में आपको जो पेंशन की बढ़ोतरी मिलनी है, एडिशनल पेंशन मिलना है, वो भी नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए डॉक्यूमेंट के बेस पर यह जानकारी आपको दूंगा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। दोस्तों आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद अगर आपने डाटा अपना चेक नहीं किया तो बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक पेंशनर हैं जो कि फैमिली पेंशनर हैं, जिनका नाम है आप देख पा रहे हैं कृष्णा देवी जी। ये देखिए कृष्णा देवी जी का, ये देखिए जब पेंशन स्पर्श में ट्रांसफर हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1948 अपडेट हुआ है। देखिए उनका स्पर्श से जारी हुआ पीपीओ में लिखा हुआ है 1 जुलाई 1948। उस हिसाब से इनका अभी तक 80 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी और 3 साल लगभग बचे हुए हैं 80 साल पूरा होने में। तो इस हिसाब से ये देखिए इनका ये पीपीओ है स्पर्श द्वारा जारी किया गया। लेकिन हकीकत क्या है, क्योंकि अब इन पेंशनर को धक्के खाने पड़ रहे हैं अपना एडिशनल पेंशन शुरू करवाने के लिए जो उनको लागू है, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1948 ये गलत है। क्योंकि आपको मैं इन्हीं पेंशनर का दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। ये देखिए नवंबर 2022 का इनका पेंशन स्लिप है, जब वो सीपीपीसी से पेंशन लेती थी। जी हां, सीपीपीसी से जब पेंशन लेती थी, यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले का ये पेंशन स्लिप है। और इस पेंशन स्लिप में देखिए श्रीमती कृष्णा देवी जी का ये केस है, उनका डेट ऑफ बर्थ साफ साफ 31 दिसंबर 1933 है, यहां देख रहे हैं आप। लेकिन आपने देखा, ये देखिए पीपीओ जो है स्पर्श में उनका डेट ऑफ बर्थ क्या कर दिया गया 1 जुलाई 1948, यानी कि लगभग 15 साल का डिफरेंस कर दिया गया। अब ये जो 1933 के हिसाब से इनको एडिशनल पेंशन मिल रहा था, आप यहां पर देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए इनको जो बेसिक पेंशन वगैरह मिल रहा था, इसके साथ ही साथ ओल्ड एज एडिशनल अमाउंट ये भी मिल रहा था, देख पा रहे हैं आप 6,634 रुपए, ये साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। और उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर सीपीपीसी में उनका डेट ऑफ बर्थ ये था, क्योंकि ये सीपीपीसी का डाटाबेस से निकला हुआ दोस्तों पेंशन स्लिप है,
ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डाटाबेस से निकला हुआ पेंशन स्लिप है, ये कोई मैन्युअली बनाया गया पेंशन स्लिप नहीं है। अगर इसी डाटा को लेकर के स्पर्श में माइग्रेशन किया गया तो स्पर्श के अंदर इनका डेट ऑफ बर्थ 1933 से बदल करके 1948 कैसे हो गया, बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं पेंशनर का इससे भी पुराना एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं, ये 1965 का डॉक्यूमेंट, ये देखिए 26 नवंबर 1965 का ये एक लेटर है, जिस लेटर में देखिए उस टाइम में सिग्नेचर भी नहीं था, उस टाइम में थंब इंप्रेशन था उनका। और इस लेटर में अगर आप देखेंगे तो उस समय में श्रीमती कृष्णा देवी जी की जो उम्र थी वो 32 साल थी, और 1965 का लेटर है, 1965 से अभी 60 साल हो चुके हैं, तो इस 60 साल को 32 साल में जोड़ दें तो इस हिसाब से भी इनकी उम्र 92 साल साफ साफ बन रही है दोस्तों, ये देखिए। लेकिन अब स्पर्श में जब माइग्रेशन हुआ तो सब कुछ बदल करके उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया 1 जुलाई 1948। अब इनको ये डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए स्पर्श में माइग्रेशन हुए हर एक डाटा को आपने जरूर चेक करना है दोस्तों। इसलिए इन चीजों को स्पर्श के अंदर जरूर चेक कर लें, बेहद गंभीर और संगीन मुद्दा है। आप भी जानकार बने, दूसरों को भी समझाएं कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या बाकी फैमिली का डिटेल्स हो गया, बच्चों का नाम हो गया, नाम का स्पेलिंग हो गया, ये सारी चीजें जरूर स्पर्श के अंदर एक बार चेक कर लें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अभी अभी शुरू हुई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की बड़ी मीटिंग, मुद्दों पर चर्चा। जी हां दोस्तों जैसे आप सबको पता है, ये सामने जो लेटर जारी हुआ था 7 नवंबर 2025 को, इस लेटर में जानकारी दी गई थी दोस्तों कि 15 नवंबर 2025 को स्टाफ साइड की मीटिंग होने वाली है, और अभी 11 बज चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों अब मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड JCM फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में ये मीटिंग होनी है। तो इस मीटिंग का बेहद अहम महत्व है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं मीटिंगों से तय होगा कि 8वां पे कमीशन की जो कमेटी बनी है उसके साथ किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि सरकार ने जो TOR जारी किए हैं और सरकार को जो TOR सौंपे गए थे उनमें बहुत डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे में इन मीटिंग्स के अंदर अब आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन के कमेटी के साथ इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। तो उसका प्रीलिमिनरी जो एजेंडा है उसको तय करने के लिए मीटिंग्स हो रही है, बेहद अहम है। जैसे ही इन मीटिंग्स का अपडेट सामने आएगा आपके सामने मैं जानकारियां जरूर लेके आऊंगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिटायर्ड शेफ 1 मगर कोर्ट ने शुरू कर दिया डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रोसेस, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, हो सकता है ऐसा भी हो कि कोई रिटायरी शेफ 1 में रिटायर हुए हो, रिटायरमेंट के टाइम में कोई मेडिकल कैटेगरी उनके डॉक्यूमेंट में ना हो, लेकिन आगे जा करके उनको मेडिकल पेंशन मिले, ऐसा भी संभव है। ऐसा ही कुछ जो है एक कोर्ट केस है, उसके जरिए मैं आपके सामने रखूंगा जानकारी। दोस्तों अगर आप फौज में रहते, कभी बीमार थे किसी बीमारी की वजह से, अगर वो एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल था और उसमें मान लीजिए आप कैटेगरी डाउन भी हो गए थे, फिर आपको शेप 1 कर दिया गया, तो ऐसे केस में आप रिटायरमेंट आने के बाद अगर फिर से उसी बीमारी से बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे केस में आप री मेडिकल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, री मेडिकल का क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक री सर्वे मेडिकल बोर्ड के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है जो अहम है दोस्तों। शेप 1 में पेंशनर रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद जब बीमार पड़े तो उन्होंने री सर्वे मेडिकल बोर्ड के लिए कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले क्लेम किया था, नहीं माना गया, तो कोर्ट में जब केस किया तो माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जजमेंट देते हुए री सर्वे मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करने का आदेश सुनाया। चलिए माननीय कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं। दोस्तों माननीय AFT लखनऊ बेंच का ये 12 नवंबर 2025 का बेहद महत्वपूर्ण आदेश है, जिस आदेश में एक शेप 1 में रिटायर हुए पेंशनर का अभी री सर्वे मेडिकल बोर्ड करने का माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, बेहद अहम मुद्दा है और ऐसे पेंशनर्स को मैं शाबाशी देता हूं, क्योंकि इन्होंने अपनी लड़ाई को जो है जारी रखा और अभी जाकर के कोर्ट से ये आदेश जारी हो गया। दोस्तों मसला ये है कि जो पेंशनर थे सर्विस के दौरान उनका मेडिकल कैटेगरी डाउन हुआ था, मेडिकल कैटेगरी डाउन होकर के वो MS में ट्रीटमेंट चला, फिर मेडिकल कैटेगरी उनका P2 T24 उनको जो है कैटेगरी मिला था, लेकिन आगे जब उसका रिव्यू हुआ, री मेडिकल बोर्ड हुआ, तो रिव्यू में उनको जो है शेप 1 कर दिया गया था। ये देखिए INS अश्विनी में उनको शेप 1 कर दिया गया था। और उसके बाद ये दोस्तों 2009 की बात है, 2009 की बात है। उसके बाद 2013 में वो शेप 1 में ही रिटायर हो जाते हैं। देखिए शेप 1 में भी जब रिटायर शेप 1 में ही हो जाते हैं, उसके बाद अभी जाकर के 2024 में उनको उसी बीमारी से फिर से परेशानी होती है। वो अपना ECHS के द्वारा ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चलता है, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान ही अब पेंशनर ने कोर्ट में ये भी केस कर दिया कि इसी बीमारी के लिए जब मेडिकल कैटेगरी डाउन था
तो बीच में उनको सेफ 1 कर दिया गया, जबकि उनका कैटेगरी, उनकी बीमारी बरकरार थी। तो अब जाकर के रिटायरमेंट के बाद जब उसी बीमारी से फिर से वो ग्रस्त हो गए, फिर से परेशान हुए, तब जाकर के उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन माननीय लखनऊ एएफटी में उन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया कि मेरा कैटेगरी को अब रीअसेस किया जाए, दोबारा से सर्वे किया जाए, क्योंकि मेरी वो बीमारी जो है इसकी वजह से मैं ऑलरेडी कैटेगरी हुआ था। तो इस मुद्दे को लेकर, इस पॉइंट को लेकर जब माननीय कोर्ट में गए तो कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई होते हुए माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में ये जजमेंट दिया, और जजमेंट में माननीय कोर्ट ने पेंशनर का रीसर्वे मेडिकल बोर्ड कराने का आदेश दिया है। यहां आप देख पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ द एफोरसेड ओरिजिनल एप्लीकेशन इज अलाउड, the respondents are directed to conduct or resurvey medical board of the applicant to assess his present medical condition, recommending the percentage of disability if any. The respondents are further directed to inform the applicant the place and date where RSMB is to be conducted and give effect to this order positively within a period of 3 months from the date of receipt of certified copy of this order. यानी कि दोस्तों अब इन पेंशनर का रीसर्वे मेडिकल बोर्ड होगा, और उसमें अगर डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर निर्धारित होता है तो पेंशनर का डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करने वाला ये कोर्ट केस है। पेंशनर को मैं शाबाशी देता हूं कि इस तरीके के, क्योंकि उनको रूल पता था, उनको कानून पता था कि वो पहले किसी बीमारी से अगर कैटेगरी हो गए थे या कोई बीमारी सर्विस के दौरान हुआ था, वो बीमारी आगे जाकर के रिटायरमेंट के बाद भी उनको उसी बीमारी से परेशानी हो रही है, तो उसको लेकर के क्लेम कर सकते हैं। ऐसे केसेस में मेडिकल पेंशन आगे मिल सकता है। अगर पेंशनर का जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर तय होता है 20% से ऊपर, तो उनको जरूर मेडिकल पेंशन मिलेगा। तो ये एक अहम जानकारी थी दोस्तों। हो सकता है इस तरीके के बहुत सारे पेंशनर्स आज भी मौजूद हों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।